वर्क एंड एनर्जी चैप्टर 11 ऑफ द क्लास 9th। आज हम वर्क और एनर्जी पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 11 जो साइंस का चैप्टर है, सबसे पहले हम देखेंगे वर्क क्या है, वर्क क्या होता है। तो वर्क सामान्य सेंसों में वर्क हर आदमी वर्क करता है, हर मशीनें वर्क करती हैं, लेकिन साइंस के दृष्टि से वर्क का हम डिफाइन करेंगे कि वर्क इज said to be done when the force is applied on the body and the body moves under the influence of the force। मतलब वर्क तभी माना जाएगा जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगता है और वह बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट मूव करती है, तो हम कहेंगे कि वहाँ वर्क हुआ है। यानी वर्क इज डन व्हेन द बॉडी when the force applied on the body and body moves in direction of force, तो वर्क तभी माना जाएगा। तो इस तरह से वर्क को हम डिफाइन करेंगे। वर्क यहाँ पर वर्क इक्वल टू हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ दिया गया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ बहुत तमाम फिगर दिए गए हैं जिसमें दिखाए गए हैं कि वर्क जो है कैसे कब होगा, कैसे वर्क काम करेगा। तो जैसे हम यहाँ कंसेप्ट लेते हैं, जैसे वर्क इक्वल टू दिया गया है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे इस फिगर में एक व्यक्ति इस पर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो वहाँ पर वर्क हो जाएगा, वर्क W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पर जैसे इस फिगर में, फर्स्ट फिगर में एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉक्स पर, वो अगर उसको डिस्प्लेसमेंट उसको डिस्प्लेस कर देता है, फोर्स F लगता है, तो वर्क क्या हो गया, F इंटू डी। ठीक है। दूसरा हम कंडीशन देखें, एक कुली जो सिर पर जो है बॉक्स लेकर के चल रहा है, इस फिगर में दिखाई दे रहा है, एक कुली, इस फिगर में देखें, एक कुली जो सिर पर बॉक्स लेकर के चल रहा है, तो यह कुली का डायरेक्शन जो है इस तरह से है, हॉरिजॉन्टल, जमीन की तरफ। अब बॉक्स पर फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर की तरफ। तो कुली तो काम करेगा, यहाँ कुली को हम पेमेंट भी देंगे, पैसे भी देंगे, लेकिन साइंस की नज़रों में यहाँ पर नो वर्क नहीं हो रहा है कुली द्वारा। क्यों? क्योंकि वर्क की डिफिनीशन में, साइंस के अनुसार वर्क के डिफिनीशन में फोर्स या फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बन गया है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू 0, यहाँ वर्क नहीं हो रहा है। F इंटू डी यानी W इक्वल टू F इंटू डी तभी वैलिड है जब जो दोनों के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल ना हो। अगर F इंटू डी के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वह हम कहेंगे साइंस की नज़रों में यहाँ वर्क नहीं हुआ है। तो एक कुली जो सिर पर लेकर के वेट चल रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि फोर्स ऊपर लगा रहा है, जा रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ वर्क नहीं किया हुआ साइंस में। दूसरा, ऐसे ही अर्थ के चारों ओर मून या सैटेलाइट घूम रहा है, तो यह मून या सैटेलाइट में हम कैसे घूमता है, इसको अर्थ अपने इधर नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन मून नीचे नहीं आता, मून इस डायरेक्शन में जाता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो हम देखते हैं कि अगर इसको टेंजेंट ड्रा करें तो ये 90 डिग्री, फोर्स के डायरेक्शन नीचे है, जा रहा है ऐसे, तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ भी W इक्वल टू 0, तो वर्क इस कंडीशन में नहीं लगा। तो इस तरह से हम क्या देखें कि वर्क तभी होगा जब वर्क के प्रभाव से उसमें फोर्स लगता हो और वर्क के इन्फ्लुएंस में वो डिस्प्लेसमेंट तय करता हो। अगर वर्क के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर F इंटू डी, यहाँ पर क्लियर है कि फोर्स जिधर लगा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, उधर ही ये बॉक्स खिसक करके यहाँ आ गया, ए से बी पर चला आया, तो यहाँ डी डिस्टेंस चल दिया, तो यहाँ पर वर्क का वैल्यू हो जाएगा फोर्स का वैल्यू इंटू डी। तो यह पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। ठीक है। अगर फोर्स के डायरेक्शन में वर्क हुआ तो वर्क हो रहा तो पॉजिटिव हुआ,
वर्क निगेटिव कब हुआ, फोर्स आगे लग रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो निगेटिव होगा। अभी एग्जांपल देंगे उसका। और जीरो तो देख लिया कि जब फोर्स के और ए के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वर्क जीरो हुआ। तो वर्क जीरो कब कब होगा, यहाँ इस फार्मूले पर ध्यान दें। यदि इसमें या तो फोर्स ना लगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे वर्क जीरो है। या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, फोर्स लगे और जैसे मान लो ये आदमी जो है बॉक्स के अलावा किसी दीवार पर, एक घर की दीवार पर फोर्स लगा रहा है, तो दीवार आदमी के फोर्स के लगाने से नहीं गिर सकता है, तो यहाँ पर फोर्स तो लगाया जा रहा है लेकिन यह दीवार खिसक नहीं रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ वर्क इक्वल टू जीरो, यहाँ वर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि डी का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। यानी जिस पर फोर्स लगता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, उसको खिसकना ज़रूरी है। तो वर्क होने के लिए क्या कंडीशन है, फोर्स लगना ऑब्जेक्ट पर और फोर्स का मूवमेंट होना या खिसक जाना, मूव कर जाना, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो वर्क है को फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी यूनिट आती है कि हम फोर्स को कैसे मेजर करें। तो फोर्स को हम देखते हैं कि फोर्स वर्क को कैसे मेजर करें, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है फार्मूले के हिसाब से निकालें। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डी का डिस्टेंस का मीटर, एसआई यूनिट, तो न्यूटन मीटर। तो वर्क की यूनिट इस तरह से हो जाती है न्यूटन मीटर, लेकिन न्यूटन मीटर को साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया गया जूल। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। समझ में, 1 जूल इक्वल टू जूल को ही न्यूटन मीटर कहा गया है। तो 1 जूल, जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन और डी की मीटर, तो न्यूटन मीटर, वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर, लेकिन इसको जूल के साइंटिस्ट के नाम पर जूल रख दिया गया। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। अब ये सवाल उठता है 1 जूल वर्क कब होगा, मतलब 1 न्यूटन वर्क कब, 1 न्यूटन मीटर वर्क कब होगा, जब 1 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से 1 मीटर खिसक जाए तो वहाँ पर वर्क 1 जूल होगा या 1 न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, तो पेपरों में ये भी पूछता है कि 1 जूल वर्क, डिफाइन द 1 जूल वर्क। तो 1 जूल इज वर्क व्हेन द 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस्ड एनी ऑब्जेक्ट इन 1 मीटर, देन वर्क इज 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो हमने क्या देखा, वर्क की यूनिट जूल या न्यूटन मीटर होती है, उसी को ही जूल कहते हैं। और फार्मूला W बराबर F इंटू डी। तो फोर्स की हमने क्या देखा कंडीशन, फोर्स पॉजिटिव हो, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है अगर डायरेक्शन उसके सेम डायरेक्शन में फोर्स के डिस्प्लेस होता है। दूसरा जीरो हो सकता है अगर दोनों के फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बनता हो या परपेंडिकुलर हो, फोर्स जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, तो वर्क जीरो होगा। या तो डी का वैल्यू जीरो हो, डिस्टेंस ही न खिसके, दीवार पर फोर्स लगाने से नहीं खिसकता है, तो वहाँ जो वर्क जीरो होगा। इसी तरह से वर्क जीरो यहाँ भी होगा। मून सेटेलाइट जो भी घूमता है वर्क जीरो होता है, फोर्स अर्थ उसको अंदर खींचती है लेकिन वो अंदर नहीं आकर परपेंडिकुलर चलता है, तो वर्क वहाँ जीरो हो गया। अब है कि निगेटिव वर्क कब होता है। निगेटिव वर्क देखें, जब कोई बॉल लुढ़कती है, हम बॉल को ज़मीन पर रोल कर देते हैं तो वो धीरे धीरे जा कर के रुक जाती है। वो रुकती क्यों है, कौन रोकता है, तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी, जैसे बॉल आगे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करेगा, धीरे धीरे रुक जाएगा। तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इस बॉल को पीछे ढकेलता है और ये आगे जा रही है, तो जा रही है किसी फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रही है, उसको रोकने वाला एक फ्रिक्शन फोर्स उसको पीछे ढकेलता है, लेकिन फिर भी वो आगे जा रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फ्रिक्शन तो पीछे लगा, फ्रिक्शन द्वारा यहाँ निगेटिव वर्क हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्लियर होगा, अगर हम चलती हुई कार को ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लगने से कार धीरे धीरे रुक जाती है, तो ब्रेक द्वारा क्या लगा, फोर्स, तो वह फोर्स
फोर्स जो लगा है कार को रोकने के लिए, कार को अपोजिट डायरेक्शन में वो काम कर रहा है, लेकिन कार फिर भी आगे जाकर रुकती है, पीछे जाके तो रुकती नहीं है कि ब्रेक लगा हुआ गाड़ी पीछे जाकर रुक गई। तो यहाँ पर ब्रेक लगने से वर्क, ब्रेक द्वारा वर्क क्या हुआ, निगेटिव। तो अगर निगेटिव का एग्जाम्पल होता था कार में ब्रेक लगना, ब्रेक द्वारा किया गया कार्य निगेटिव है, क्योंकि ब्रेक कार के के डायरेक्शन में लगता है और वो जो है उसका जो है मूवमेंट जो है फिर भी आगे होता है, और ब्रेक जो है उसको अपोज करता है, पीछे की तरफ रोकने के लिए लगता है। तो वहाँ फोर्स और डायरेक्शन में अपोजिट रिएक्शन, निगेटिव डायरेक्शन है, तो वर्क निगेटिव होगा। तो निगेटिव का एक उदाहरण है, या लुढ़कती हुई बाल को फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य। ये दूसरा एग्जांपल देगा कि रोल करती हुई या लुढ़कती हुई बाल को फ्रिक्शन द्वारा किया गया वर्क जो है निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, जीरो वर्क। जीरो वर्क कुली द्वारा किया गया काम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्कशीटों में आता है इस तरह से। जैसे वर्क जीरो कब होगा, जैसे देखें वर्क जीरो, जैसे दीवार को एक आदमी दीवार पर फोर्स लगा रहा है, वर्क जीरो हुआ। कोई आदमी कोई टहल खड़ा है लेकर के, या ये जिम या जो देखो यहाँ पर लेकर के खड़ा है, वेट लेकर खड़ा है, वह भी वर्क जीरो हुआ। कोई बैग लेकर के चल रहा है पीठ पर, वो भी वर्क जीरो हुआ। तो वर्क डन इज सेट, देखो यहाँ पर पहला है वर्क डन इज सेट टू बी पॉजिटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट इज सेम एज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होता है उसी में मूवमेंट हो तो पॉजिटिव। जैसे चाइल्ड पुलिंग ए कार एंड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, ये सब पॉजिटिव है। चाइल्ड पुलिंग ए कार, चाइल्ड अगर एक कार को खींचता है, खिलौने कार को, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपोज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड। जैसे एग्जाम्पल इसने दिया है वर्कशीट में, अप्लाइड ब्रेक इन द मूविंग कार, ये नेगेटिव वर्क होगा। दूसरा, गोलकीपर स्टॉपिंग ए बॉल टू अवॉइड द गोल, गोलकीपर एक बॉल को रोकता है, गोल होने से रोकता है, तो वहाँ वो गोलकीपर द्वारा किया गया, हाथ से किया गया वर्क नेगेटिव हुआ। वो डायरेक्शन के अपोज, विरोध में, विपरीत दिशा में बल लगाता है। जीरो का, ये सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, वो जीरो हुआ। दीवार पर बल लगाया, जीरो हुआ। ये जीरो वर्क हो रहे हैं सारे। तो इस तरह से यहाँ पर वर्कशीट में एक और फार्मूला दिया है जो बड़े क्लासों में हम पढ़ेंगे। यहाँ फोर्स को यहाँ दिखाया है, जैसे फोर्स एफ बराबर डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस यस लिखा है, किसी बुक में यस, किसी में डी लिखा है। यहाँ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू यस कॉस थीटा, जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कॉस थीटा। एंगल यहाँ पर तो कॉस थीटा क्या होता है, अगर हम आगे पढ़ेंगे 10वीं क्लास में पढ़ेंगे, थीटा का यानी एंगल का वैल्यू, यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है ये एंगल को हम थीटा बोलते हैं। ये थीटा का वैल्यू, तो हम इस फोर्स इधर लगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर के दिशा में यह कॉस थीटा होगा। तो यहाँ थीटा जब 90 होगा यानी ऐसे हो जाए तो यह वैल्यू जीरो हो जाए। कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए फोर्स जीरो हो जाएगा। ये उसको समझाने के लिए लाया है। ये अभी आगे हम क्लास में देखेंगे। 1 जूल का डेफिनेशन, इसमें क्वेश्चन भी बनाया है वर्कशीट में। जैसे क्वेश्चन आता है डिफाइन वर्क डन क्या है, वर्क डन एंड जूल ऑफ वर्क। डिफाइन वर्क डन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया वर्क का हम डिफिनेशन लिखेंगे। दूसरा है डिफाइन वर्क, एक मिनट, ये लिखा है चेक योर, अच्छे व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द वर्क डन बाय ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कंडीशन की ऑब्जेक्ट पर वर्क हो, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो कहेंगे वर्क होगा, ये कंडीशन है। और फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगना चाहिए और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो, यही कंडीशन है कि वर्क होगा। ये लोड ऑफ द पुल यूजिंग ए फोर्स 5 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट एंड 2 में, एक 5 न्यूटन का के फोर्स लगाने से 2 मीटर खींच सकता है, तो कितना वर्क होगा, 5 इंटू टी 2 मीटर, अरे फोर्स इंटू डी। यहाँ पर हम लिखाएंगे, यहाँ पर फार्मूला हम जानते हैं कि यह बराबर डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर दिया है फोर्स 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ
10 न्यूटन मीटर या 10 जूल कह देंगे, तो यह क्वेश्चन हो गया 10 जूल आ जाता है। इस तरह से बहुत सारे हैं, ये हमारे कंसेप्ट हैं। तो इस तरह से वर्क का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि वर्क किसी ऑब्जेक्ट बॉडी पर लगेगा, तो बॉडी पर लगने से उसमें वर्क होगा अगर वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो, ठीक है। ये भी केस हो सकता है कि जैसे यहाँ दिया है इनक्लाइंड प्लेन, झुकी हुई, जैसे मान लो एक प्लेन ऐसी तिरछा है, कोई आदमी एक प्लेन, एक हम फिगर बनाते हैं, एक प्लेन इस तरह से है, जैसे ये फिगर बहुत छोटा बनाया है, हम बड़े में दिखाते हैं। जैसे मान लो एक प्लेन है, कोई यहाँ पर कोई एक कूली या कोई लेबर इसको ऐसे ऐसे ढकेलता है, इसको ढकेल करके ऊपर ले जाता है, इसको फोर्स इसको ऐसे लगाता है, फोर्स मान लो इस दिशा में लगाता है, लेकिन ये चूँकि प्लेन पर है तो ये ऊपर खिसक कर जाएगी। फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन ये बॉल निश्चित ही इधर जाएगी, तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन इधर जा रही है इधर, तो हम इसका ये बीच का हम इसका इफेक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में देखते हैं। तो अगर फोर्स इधर ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डी कॉस थीटा, इधर नीचे की तरफ इसका ट्रेंगल बनाएंगे तो यहाँ डिस्टेंस डी कॉस थीटा होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी चैप्टर में कॉस थीटा का वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा इसका कंसेप्ट है वर्क का, वर्क के कंडीशन है। अब इसमें हम इसी तरह से देखेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी वर्क इसी चैप्टर में है। एनर्जी क्या है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट के काम करने की कैपेसिटी क्या है, किसी आदमी की कैपेसिटी क्या है, वही उसकी एनर्जी कहलाएगी। काम करने की कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, तो इसमें वर्किंग बॉडी, इसमें क्या कहता है, जो बॉडी काम करती है वो एनर्जी लॉस करती है, जिस पर जैसे मान लो लुढ़कती हुई बॉल जो है वह है में एनर्जी है, क्योंकि वह किसी से टकराएगी तो उसको तोड़ देगी, धक्का देगी, तो इसमें एनर्जी है। जिसको टकराएगी उसको एनर्जी दे देगी, अपनी एनर्जी लॉस करेगी। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। जैसे एक बंदूक की गोली चलती है, बंदूक की गोली में एनर्जी होती है, तो मूविंग कार में एनर्जी है, बहते हुए पानी में एनर्जी है, ऊंचाई पर रखे हुए किसी वस्तु में एनर्जी है। एनर्जी के बहुत रूप है, लेकिन पहले देखें कि एनर्जी की यूनिट क्या है। चूँकि एनर्जी वर्क का ही वैल्यू है, तो वर्क की ही यूनिट ही एनर्जी के है, यानी ये भी इसका वैल्यू भी जूल होता है। और एक जूल इक्वल टू एक इसकी बड़ी यूनिट लेते हैं, जूल की किलो जूल भी लेते हैं। 1 किलो जूल, यहाँ लिखा है 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल। 1000 जूल को हम 1 किलो जूल कहेंगे। तो जूल ही वर्क की एनर्जी और जूल की एनर्जी सेम है। अब एनर्जी के काइंड कितने हैं, बहुत सारे एनर्जी के प्रकार हैं। एनर्जी तो की डिफिनेशन तो है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी है, लेकिन एनर्जी हमें कई रूपों में दिखती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, मूविंग कोई चीज़ अगर चल रही है, चलती हुई चीज़ में, मूविंग चीज़ में काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई चीज़ रुकी, ऊंचाई पर रुकी है, जैसे पानी को डैम में, बांध में रोका गया है, जो ही डैम को खोला जाएगा पानी बहुत तेज़ बहेगा। किसी ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, उसको छोड़ दिया जाए तो बहुत तेज़ नीचे गिरेगा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है अपने पोजीशन की वजह से, काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, हीट एनर्जी होती है हीट पैदा करती है, केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन से आती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जानते हैं बिजली के अप्लायंस जो भी है इलेक्ट्रिक है वो काम का मोटर है, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो जो है मैकेनिकल एनर्जी में बदल देते हैं। ऐसे ही है लाइट एनर्जी, जब हम लाइट आती है, जैसे बल्ब जलने से लाइट आती है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल गई, तो हमें लाइट एनर्जी, लाइट भी एक एनर्जी है। साउंड भी, अगर साउंड आती है, हम टीवी को ऑन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक जाती है, इलेक्ट्रिक करंट गया तभी तो लाइट टीवी ऑन हुआ तो उसमें से क्या निकलता है, साउंड निकलेगा। तो वहाँ साउंड एनर्जी में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी साउंड एनर्जी में बदल जाती है, कुछ लाइट एनर्जी में बदलती है। न्यूक्लियर एनर्जी, एटम बम जैसे बनाते हैं तो वहाँ न्यूक्लियर के टूटने से या मिलने से जो एनर्जी बनती है वो न्यूक्लियर एनर्जी। ऐसे एनर्जी बहुत प्रकार की होती है। मेन है हम यहाँ कोर्स में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी हमने कहा कि मूविंग एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट में मोशन है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताया गया है, का होता है K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मास क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है मास एम है, वी वेलोसिटी चलती है तो उसकी वेलोसिटी वी है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो ये फार्मूला लिखा गया है काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये फार्मूले से आए हैं, इसका डिटेल हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम इसकी डिफिनीशन और फार्मूले देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो क्या समझे, ये द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मूविंग ऑब्जेक्ट में, बंदूक की गोली में, चलती हुई कार में, सब में काइनेटिक एनर्जी है। किसी को टकराएगी तो डैमेज कर देगी, तोड़ देगी, हीट कर देगी, उसको कुछ भी कर सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी होती है। फिर और बहुत सारे हम इसमें देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखें पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू पोजीशन आर चेंज इट्स शेप। पोटेंशियल किसी ऊंचाई पर, जैसे कोई किसी वस्तु को हम कितनी ऊंचाई पर रख दें, जैसे यहाँ दिखाया गया कि एक ऑब्जेक्ट को यच ऊंचाई पर रखा गया है। यच ऊंचाई पर रखने से उसमें उसमें एनर्जी हो, क्योंकि उसको जो ही छोड़ा जाएगा वो ज़मीन पाएगी। जैसे हम जानते हैं कि कोई, मान लो यहाँ पर फिगर दिखाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यच ऊंचाई पर रखी है, ज़मीन से यच ऊंचाई पर रखी है, ठीक है, ये किसी टेबल पर रखी है। इसको जो ही हम टेबल से बाहर कर दें तो ये नीचे गिरेगी। तो क्यों गिरेगी, इसके पास काइनेटिक, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जिस एनर्जी से गिरेगी वो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, यह पोटेंशियल एनर्जी इसके द्वारा किए गए वर्क के बराबर होगी। इसको यच ऊंचाई आने में, यहाँ डिस्टेंस डी, यहाँ यच मान लेते हैं कि यच हाइट यच है, तो वर्क कितना हो जाएगा, इसमें लगने वाला फोर्स, यच ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। अभी हम इसको अलग से फिर से देखें, ये ऑब्जेक्ट है, मास एम है, यह जो है ज़मीन पर गिरेगा तो यह इस पर फोर्स लगेगा एम जी, पृथ्वी एम जी फोर्स लगाएगी और यह ऊंचाई चलेगा। तो W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू, अभी पढ़े, वर्क बराबर फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है हमारा एम जी और डिस्प्लेसमेंट क्या है एच। तो फार्मूला हो गया वर्क बराबर एम जी एच। तो जो एनर्जी थी वो वर्क करने में व्यतीत हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, तो वही एनर्जी हमारी एम जी, वर्क ही हमारी एनर्जी है यहाँ। तो इसलिए एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दिया गया है पी बराबर, पोटेंशियल पी बराबर एम जी एच। एम जी क्या है, अर्थ जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटी वाले चैप्टर में। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8, या कहीं कहीं 10 भी होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एम जी क्या है, अर्थ द्वारा लगाया गया फोर्स, एच क्या है डिस्टेंस। तो काइनेटिक एनर्जी पी बराबर एम जी एच, ये याद रखेंगे फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी पी नहीं पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी पीछे पड़े हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों की यूनिट जूल या न्यूटन मीटर, वर्क की ही यूनिट होती है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल को देखें, जैसे बुक में दिया है, हमारे एक्सरसाइज में दिया है, ए बॉडी ऑफ मास 20 kg रेज्ड इन ए हाइट 5 मीटर। एक 20 किलो की वस्तु को, किलोग्राम की वस्तु को हम 5 मीटर ऊंचा उठा कर रख देते हैं, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो हम यहाँ पर क्या हुआ, ये 5 kg क्या है हमारा मास, नहीं यहाँ मास हमारा 20 kg, हाइट हमारा 5 kg, जी का वैल्यू अर्थ पर 10 माना गया है, 10 मीटर पर सेकंड। अगर नहीं दिया है तो 10 नहीं तो दे देगा तो 9.8 भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और तो पोटेंशियल एनर्जी पी बराबर एम जी एच में फार्मूला रखे, एम के जगह पर रखते हैं 20, जी की जगह 10, 5 तो गुणा करने पर आ गया 1000 जूल, जिसे हम 1 kg कहें, किलो जूल भी कहेंगे। तो इस तरह से न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है। इस चैप्टर के 2 ही फार्मूले हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पर हम न्यूमेरिकल हल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर, और एनर्जी के ये प्रकार हैं। और ये वर्कशीट जो भी साइंस के बनते हैं सब इस चैप्टर पर आधारित, ये सब इसी पर हैं। ये यही चीज़ लिखे हैं, कोई नई चीज़ है। जैसे आप क्वेश्चन दिया है वर्कशीट का, डिफाइन एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है ना, इज कॉल्ड एनर्जी। आल्सो राइट इट्स यूनिट जूल,
व्हाट आर दी डिफरेंट फ्रॉम फार्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कितने डिफरेंट फार्म, बहुत से काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, लाइट, सारे लिख दो, 5-6 लिख दो। एक्सप्लेन दी 1 किलो जूल एनर्जी इन जूल, तो ये 1000 का इसमें इंटू कर दे तो जूल में बदल जाएगा। वो 14.4 लिखा है, 14.5 के किलो जूल है, तो इसको जूल में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर दें तो 14500 हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज ए सोलर एनर्जी, सोलर क्या है, जो सूरज से एनर्जी जो मिलती है वह सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी जो है सूरज के रोशनी को, लाइट को एब्जॉर्ब करती है, सोलर एनर्जी है। सूरज से प्राप्त एनर्जी सोलर एनर्जी है। राइट वन एप्लीकेशन ऑफ द विंड एनर्जी का एक एप्लीकेशन, विंड एनर्जी क्या है, हवा, विंड एनर्जी भी है, हवा के पास भी एनर्जी है। जैसे कोई चीज़ चलती है हवा से, पंख चलते हैं, टरबाइन चलते हैं, तो विंड एनर्जी से ही हमारी पतंग को ऊपर उड़ाती है, चिड़िया को उड़ने में सहायक करती है। या विंड पावर स्टेशन बने हुए हैं जगह जगह, साउथ इंडिया में या पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में जहाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम है, वहाँ विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बदलते हैं। तो हवा की एनर्जी को जब हम यूटिलाइज करते हैं तो वह विंड एनर्जी कहते हैं। बहती हुई हवा में जो एनर्जी है वह विंड एनर्जी है, वो विंड एनर्जी कहलाती है। सूर्य में जो एनर्जी मिलती है सोलर एनर्जी कहलाती है। तो ये एनर्जी के तरह तरह के डिफरेंट फार्म है। सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, डिफरेंट फार्म है। इलेक्ट्रिकल, टाइडल एनर्जी, समुद्र की लहरों में एनर्जी होती है, बिजली बनाई जाती है, तो लहरों में भी बहुत ताकत होती है, तो वहाँ टाइडल एनर्जी। विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई करते हैं तो मोटर चलता है तो मैकेनिकल एनर्जी पैदा हो जाता है। पंखे को घुमा दिया, ये इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में चेंज हो गया। तो इस तरह से एनर्जी के तमाम रूप हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड है। पॉइंट इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल यूनिट इसको लिखने में गलती ना हो। तो इन चैप्टरों में छोटे छोटे डिफिनेशन, छोटे छोटे फार्मूले, छोटे छोटे यूनिट हैं। इस चैप्टर को पढ़ना, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, अच्छे नंबर के आते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। डिफिनेशन भी आ सकते हैं, किस केस में काम वर्क होता है, नहीं होता है, कम नेगेटिव, तमाम एग्जाम्पल हैं। तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, जब तक कि कंसेप्ट क्लियर न हो जाए। बुक का सहारा लीजिए, और वीडियो कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसका अगला वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाए। आप जब भी घर पर हो तो वीडियो आपके पास अपने आप पहुंचता चला जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी लिखें कि हमें क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, अपने जो भी क्वेरी है लिखें। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, अगली वीडियो लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए